इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री हरवंश जी, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जनाब अब्दुल करीम अंसारी साहब, मौलाना मजरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति जनाब मोहम्मद खालिद मिर्जा साहब, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ए.के. अग्रवाल साहब, स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज की निर्देशक डॉक्टर श्रीमती पूर्णिमा शेखर सिंह जी, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के निदेशक जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निर्देशक प्रोफेसर एस.के. भौमिक जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री आर.के. महाजन जी, गृह सामान्य प्रशासन मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधक तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार जी, योजना एवं विकास विभाग के सचिव मनीष वर्मा जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय कुमार सिंह जी, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक श्री गिरिवर दयाल जी, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक श्री रंजीत कुमार सिंह जी और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित सभी अधिकारीगण, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकगण, जिला शिक्षा पदाधिकारीगण और जो शिक्षा विभाग ने जानकारी दी है, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, सहरसा एवं सारण के प्रशासनिक पदाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और अन्य शिक्षा पदाधिकारी मौजूद और इन्होंने 9 जिलों के 9 प्रखंडों के 9 ग्राम पंचायतों के विद्यालयों का नाम दिया है जहां ये काम शुरू हुआ है और जिनको हम यहां पर भी देख रहे थे। भागलपुर जिले के गनगनिया पंचायत के आदर्श मध्य विद्यालय गनगनिया के लोग हैं यहाँ, दरभंगा जिले के बहेड़ी प्रखंड के बिठौली पंचायत के मध्य विद्यालय बिठौली, गया जिले के डोभी प्रखंड के कुसाबीजा पंचायत के मध्य विद्यालय औरवा दोहर, मुंगेर के इसी तरह से जानकी नगर के मध्य विद्यालय जानकी नगर, मुजफ्फरपुर के शेरपुर पंचायत उत्क्रमित मध्य विद्यालय हसनचक बंगरा, पटना के मनेर प्रखंड के दरवेशपुरी उत्तरी मध्य विद्यालय मोलानीपुर, पूर्णिया के विक्रमपुर पंचायत के मध्य विद्यालय महेंद्रपुर, सहरसा जिले के बरियाही पंचायत के मध्य विद्यालय रहुआमणि, सारण के गढ़ा प्रखंड के मीठेपुर पंचायत के मध्य विद्यालय कदना, इस तरह से अनेक स्कूलों के लोगों को भी आज के इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। मैं उन सब लोगों का और बाकी सभी बहनों और भाइयों का अभिनंदन करता हूं और सबसे पहले मैं शिक्षा विभाग को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसके बारे में अपर मुख्य सचिव जी ने भी, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारी बातें की और आप लोगों ने एक प्रेजेंटेशन भी दिखलाया, उसके चलते भी बहुत सारी बातों की जानकारी मिली। तो आज मुझे खुशी है कि जो हमारी इच्छा थी कि हर ग्राम पंचायत में उच्च मध्य विद्यालय की स्थापना करें, तो इसमें जो कुछ भी था
8,386 पंचायतों में से 5,082 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय को आच्छादित किया गया। कुछ तो पहले से थे, कुछ बाद में किया गया, लेकिन सभी ग्राम पंचायतों में इसकी स्थापना नहीं हो पाई थी। मैंने जब इसकी समीक्षा की तो हमने अनुरोध किया कि भाई ये काम तो पूरा होना है, क्योंकि आखिर हम लोगों का लक्ष्य क्या है। जब मानव विकास मिशन की हम लोगों ने शुरुआत की थी और उसमें कई विषयों को हम लोगों ने रखा था कि मिशन मोड में हम शामिल करेंगे, और आपको मालूम है कि शुरू से ही हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, और जो स्थिति थी कोई स्कूल ठीक से काम नहीं कर रहा था। बहुत सारी संख्या में बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते थे, यानी प्राथमिक विद्यालय के भी बाहर। आगे के विद्यालयों में प्राथमिक के बाद में तो मध्य विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में तो और बहुत कम लोग जाते थे। लेकिन यहाँ की भी जो स्थिति थी उसको देखते हुए ही हम लोगों ने जब से काम करने का मौका मिला 2005 में, तो जो पहली बार हमने एक एक विभाग की समीक्षा की, एक एक बैठक की, और इसको लेकर के मेरा अपना भी अनुभव था। एक सांसद के नाते जब हम अपने संसदीय क्षेत्र में घूमते थे तो वहां पर ही हमने देखा था, जिसकी चर्चा हमने कई बार की है। हमने अपने क्षेत्र के मुकामा प्रखंड में ही टाल के इलाके में हमने देखा कि एक बच्चा, जो आज तक हम भूल नहीं सकते, 8 से 10 साल का वो बच्चा होगा, उसने कहा कि पढ़ाई नहीं होती, हम पढ़ेंगे नहीं। एक बच्चे ने हमको कहा, हम सांसद थे, तो हमने उससे पूछना शुरू किया कि क्या भाई स्कूल काम नहीं कर रहा है, कि शिक्षक लोग नहीं है, और वो बात हम भूल नहीं सकते थे। और यही जब काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने इस पूरे बात के बारे में सबसे पहले इसकी पूरी जानकारी ली। आखिर कितने स्कूल हमारे काम कर रहे हैं, क्या स्थिति है, एक एक बात की जानकारी ली। जो थे वो भी काम बहुत कम कर रहे थे। तो उसी समय हमने कहा कि भाई हम लोगों को सभी बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना। तो जो सर्वे किया गया प्राथमिक विद्यालय के मामले में, तो पता चला कि 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते। तो हमने कहा सबको स्कूल पहुंचाना चाहिए, और उसके लिए काम शुरू हो गया। जब काम शुरू हो गया तो फिर मैंने बीच में कहा कि और एक अध्ययन करिए कि आखिर ये कौन बच्चे हैं, किस कम्युनिटी के बच्चे हैं जो ज्यादा स्कूल में नहीं जा पाते। तो उसका सर्वेक्षण किया तो पता चला जो सबसे अधिक बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उस सबसे अधिक या तो महादलित समुदाय के हैं या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के। और तभी जो हम लोगों ने टोला सेवक और तालीमी मरकज के माध्यम से काम जो शुरू करवाया, टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयं सेवक, और उसके माध्यम से लोगों को, चूंकि स्कूल नहीं जाते थे, उनकी उम्र हो जाती थी, तो आखिर पहले कक्षा में तो जा नहीं सकते थे, तो इसलिए उनको पढ़ाना और इस लायक बनाना कि 2-3 क्लास 4 क्लास आगे में वो एडमिशन हो सके। तो ये काम करते रहे हम लोग, और इसकी कितनी चर्चा हुई, और तब जाकर के जो काम हुआ। खैर बाद में जो केंद्र सरकार की योजना से एक शेयर मिलता था हम लोगों को इस काम में, वो 12 के बाद बंद हो गया, उसका शेयर मिलना बंद हो गया। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से जितने लोगों को टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयं सेवक के रूप में हम लोगों ने लोगों को नियुक्त किए, काम में लगाया था, उनको आगे और काम बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से कहा कि वे बच्चों को भी देखेंगे, और जो महिलाएं हैं उनको भी प्रशिक्षित करने के लिए नहीं, उनको अपना कम से कम अक्षर आंचल नाम दिया उसका, कि उसको कम से कम पढ़ना लिखना सिखा देंगे, अक्षर का ज्ञान उनको देंगे। अक्षर का ज्ञान भी नहीं था। तो आपको तो पता ही है ना, अभी लोगों को मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा, कि जो अक्षर ज्ञान का काम हम लोगों ने शुरू किया उसका कितना लाभ हुआ। 5 से ही हम लोगों ने शुरू किया। तो धीरे धीरे जो बिल्कुल ही ये काम था, उसमें इस काम को भी हम लोगों ने जोड़ दिया। लेकिन वह तो एक अलग विषय है, वह इससे जुड़ा ही विषय है। लेकिन ये है, लेकिन जिस तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने शुरू किया, तो माध्यमिक विद्यालय में बच्चे जाने लगे, और माध्यमिक विद्यालय में जाने लगे, और उसके बाद देखा कि भाई मिडिल स्कूल में लड़कियां बहुत कम जा पाती हैं। तो हम लोगों ने पता किया बगैर लड़कियां क्यों नहीं कम जाती हैं, अगर पंचायत में ही है, बगल में ही है,
तब उसका कारण यही था कि गरीबी के कारण लोग अपने बेटियों के लिए कपड़ा का प्रबंध नहीं कर पाते थे। अब मिडिल स्कूल में जाने के लिए लड़कियों की उम्र तो इतनी हो जाती थी कि उसको पहनने के लिए वस्त्र तो देना चाहिए, वो दे नहीं पाते थे, इसलिए बच्चों को भेज नहीं पाते थे। तो ये सब काम जो हुआ, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया? एक तो इसको बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का, मिडिल स्कूल में भी लड़कियां कम जा रही हैं, तो उनको स्कूल पहुंचाने के लिए उसी में तो पोशाक योजना हम लोगों ने शुरू कराई मिडिल स्कूल में, और बाद में तो पहले क्लास से 12वें क्लास तक उसको हुआ। तो उसके लिए कपड़ा ही नहीं दिया, जूता भी दिया, तो उसको एक एक चीज हम लोगों ने उपलब्ध कराया और बच्चियों की संख्या बढ़ने लगी मिडिल स्कूल में। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई हम 8वें क्लास तक ही बच्चियों को पढ़ाएंगे, इसके आगे भी पढ़ाना चाहिए। तब वो जो आकलन किया गया और तब ये पता चला कि भाई देश बिहार में तो लड़कियों की संख्या 9वें क्लास में तो 1,70,000 से भी कम है इस बिहार में। तो ये बड़ा हुआ कि बहुत कम लड़कियां पढ़ रही हैं। तब उसके लिए हम लोगों ने क्या शुरू किया? लड़कियों के लिए 2008 से साइकिल योजना की शुरुआत कराई। क्या स्थिति रही? अरे भाई, पटना शहर में दूसरे जगह लड़कियां साइकिल नहीं चलाती थी, अब गांव गांव में लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने लगी। तो कैसा दृश्य उत्पन्न हुआ? कुछ लोग तो मेरी आलोचना जो जानते ही करते रहते हैं, तो उस समय लोग कहे कि भाई अभी ये लड़की को भेजेंगे साइकिल पर तब कई तरह की घटना घटेगी। कोई घटना नहीं घटी, क्योंकि हर परिवार की लड़कियों को दिया जा रहा था। तो उसका क्या दृश्य उपस्थित हुआ? लड़कियों का मनोबल कितना ऊंचा हुआ। और जब ये 2 साल चलता रहा तो हम जहां जहां गए तो लड़कों ने भी मांग करना शुरू किया कि कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना लागू कर दिया। तो ये सब जो काम शुरू कराया, तो उसका नतीजा क्या हुआ? लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। और जिसका हमने जिक्र किया, मानव विकास मिशन की बात, उसमें जो हम लोग देख रहे थे तो क्या स्थिति थी? अभी आप लोगों ने भी चर्चा की, प्रजनन दर की चर्चा की, और जो बिहार की स्थिति है, ये कितना इसका क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ सकता, लगभग 94,000 स्क्वायर किलोमीटर, और आबादी कितनी बढ़ती चली जा रही, प्रजनन दर कितना ज्यादा है। जब हम लोग आए थे उसमें प्रजनन दर तो 4.3 था, उस पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया तो घट करके 3.2 हुआ। लेकिन जो मिशन मानव विकास के लिए हम लोगों ने कई स्कीम को देखा, उसका जो हम लोगों ने अध्ययन करवाया, तो उसी में ये बात सामने आ गई जिसका जिक्र आप लोग कर रहे थे भैया, कि साहब अगर मैंने पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर में उसका औसत प्रजनन दर 2 था। और बिहार में भी ये आकलन किया गया कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उसका भी प्रजनन दर 2 उस परिवार का। और उसके बाद जो इंटर पास है, 12वीं कक्षा पास है, तो देश का जो औसत देखा गया कि अगर पत्नी इंटर पास है, 12वीं कक्षा पास है, तो प्रजनन दर उसको आया 1.7। और बिहार में इसका आकलन किया गया, पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर उससे भी कम, देश का जो औसत 1.7 था उससे भी कम 1.6। तो ये तो यूरेका की भावना आई। हमको लगा कि अब सबसे बड़ा समाधान जो हम लोग प्रजनन दर को लेकर के चिंता सोचते हैं कि कैसे इसको घटाया जाए, शिक्षा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो करना था वो भी हम लोगों ने शुरू किया। लेकिन ये बात जब समझ आ गई कि लड़कियों को अगर पढ़ा देंगे तब तो बहुत बड़ी बात होगी। तो पहले भी हमने सोचा था कि भाई सिर्फ हम उसको इसको मध्य विद्यालय तक पढ़ाएंगे, ऊपर आगे पढ़ाने के लिए, हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए ये सब काम शुरू किया था। और जब ये बात सामने आ गई तो लग गया कि हम अगर अपने यहाँ सारी लड़कियों को हम क्यों सिर्फ मैट्रिक सोचे, इंटर तक पढ़ा दें, तब तो हमारा प्रजनन दर घट जाएगा और लड़कियों का मनोबल कितना ऊंचा होगा। और महिलाओं के मनोबल को ऊंचा करने के लिए जो इस क्षेत्र में काम किया, स्वयं सहायता समूह तो बिल्कुल न के बराबर था यहाँ। और उसके लिए जो हम लोगों ने जो इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया, तो इस सबको मालूम है कि आज तो जो 10 लाख हम लोगों ने रखा था संख्या, अब वो 10 लाख की संख्या हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। 1,20,00,000 से भी महिलाएं उससे जुड़ गई हैं। तो ये सब काम तो महिलाओं के उत्थान के लिए हम लोगों ने करना शुरू किया।
लेकिन पढ़ाई के लिए जो काम शुरू किया, अब आप सोच लीजिए, पोशाक, उसके बाद साइकिल, और तब ये सारी बात आई, क्या दृश्य उत्पन्न हुआ। और जो हम लोगों ने ये तय किया कि हम सबको पढ़ाएंगे इंटर तक, और उसके लिए हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलेंगे, तो जो किया गया यहाँ करीब 5082, 3304 बच गए। तब इसके बारे में हम लोगों ने कहा कि भाई हर हालत में करना है, ये मेरा संकल्प है, आज की बात नहीं है, ये 12 में ये बात आई थी, तो इसको तो कम से कम किया जाए। तो मैं अपर मुख्य सचिव को और शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि भाई इन लोगों ने इस बात को समझा, और इसके बाद ये तय किया कि जितने पंचायत में जितने पंचायत में ये नहीं है, बचा हुआ है उच्च माध्यमिक विद्यालय से, वहां पर हम शुरू कर देंगे। और पिछले साल जो काम किया गया, उसमें बचे हुए थे 3304 पंचायत, उसमें सब पंचायत में एक स्कूल में, मिडिल स्कूल में 9वीं की पढ़ाई और उसके आगे पढ़ने के लिए कमरों का निर्माण, या उसके लिए अभी हमारे अपर मुख्य सचिव ने सारी बातों को बता दिया कि भाई हर तरह का इंतजाम उसमें किया गया, और उस तरह का इंतजाम कर दिया गया ताकि लोग पढ़ने के लिए वहां पर जाएं। और अभी जो दृश्य दिखाया आपने, 2 बच्चियां बात कर रही थी, तो ये जो स्थिति उत्पन्न होने वाली है, तो मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन इस बार 1 अप्रैल से वो शुरू होना था। अब इसी बीच में कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति आई है, और अब तक स्कूलों को खोला नहीं गया है। लेकिन अभी आज आपने इसका विधिवत शुरुआत करा दिया। अब जिस दिन से भी पढ़ाई शुरू होगी, अब स्कूल खुलेगा, उस दिन से लोग आकर के पढ़ने लगेंगे। अब तो हम आपको कहेंगे कि अब कम से कम आप तो इतना ज्यादा सब सुविधा दिए ही हुए हैं, तो इसी सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब 9वें क्लास में एडमिशन तो ले लीजिए, हर पंचायत में, वैसे पंचायतों में ये सब काम पूरा कर दीजिए। और अन्य प्रकार से जो पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसी तरह से लोगों को पढ़ने के लिए आप इंतजाम उसको करवाइए। ये हमारा कहना आपसे यही है, अनुरोध है, यही एक काम बचा है कि इसको ये काम भी शुरू करा दीजिए। तो अब इससे बहुत बड़ी बात होने वाली है। बच्चे पढ़ेंगे, बच्चियां पढ़ेंगी, संख्या उनकी बढ़ने लगी। जो पहले कह दिया गया, सब जानते हैं कि 1% से भी कम होगा जो स्कूल के बाहर होगा। हर प्रकार से इसका उपाय कर रहे हैं। टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट किया गया, कितनी बड़ी संख्या में किया गया, 3.5 लाख के करीब। और उसके बाद उनको जो कुछ भी दिया गया, कई तरह की बात चलती रही। और हम तो हमेशा कहते रहे कि भाई हम ही लोग हैं जो ये किए हैं, और हम ही लोग आपके हक में जो सोचेंगे। और इस बार भी जो किया है, आज हमने जो 15 अगस्त को ऐलान किया था, अब उस ऐलान के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया गया है। तो सब तरह से जो काम कर दिया गया है, और जो कुछ भी राज्य सरकार के द्वारा जो उपाय किया गया है, सेवा शर्तों में सुधार कर दिया गया। जो भी लोग पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकाय में कार्यरत शिक्षक हैं, उनकी सेवा शर्तों में सुधार कर दिया गया। राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को ईपीएफ स्कीम को आच्छादित किया गया। अब ईपीएफ स्कीम से सबकी इच्छा थी, उससे भी हम लोगों ने जोड़ दिया। और इसके बाद हमारी इच्छा तो थी कि हम उनकी तनख्वाह को बढ़ाएं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते जो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हुई है, तो वैसी स्थिति में भी हमने तय किया कि ये तो सब दिन के लिए नहीं, कुछ ही दिन की बात है। कुछ समय के बाद, इस साल के बाद तो फिर स्थिति नॉर्मल होगी, इसका पूरा का पूरा भरोसा है। तो हम लोगों ने तय कर दिया कि 1 अप्रैल 2021 से ही हम लागू कर देंगे, और उसका विस्तार कर दिया। आपको ईपीएफ से जो पैसा मिलेगा और जो हम लोगों की तरफ से किया गया, इसको जोड़ा जाए, अगर 15% का किया है, तो इसमें आप समझ लीजिए कि लगभग 1950 करोड़ रुपए की लगेगा। और ईपीएफ योजना के अंतर्गत जो किया जाएगा खर्च, उसमें 815 करोड़ रुपया, यानी कुल मिलाकर के अतिरिक्त वित्तीय भार 2765 करोड़ रुपए का होगा, और लोगों को 20% से भी ज्यादा का लाभ मिलेगा। तो ये हम लोगों ने करना शुरू किया है। और इसी तरह से हर तरह से अब इनको जो नियोजित कहते थे, तो हम लोगों ने कभी नियोजित की बात नहीं की है। ये शिक्षक है, ये काहे का नियोजित रहेंगे, ये तो अपने से चलाते रहता है लोग।
तो बहुत लोग तो ये भी लिख देता था कि कॉन्ट्रैक्ट पर है। अरे वो परमानेंट है, वो शिक्षक हैं, उसको नियोजित शिक्षक कर। यह भी हम लोगों ने कहा कि कभी कोई इसको नियोजित शिक्षक नहीं कहेगा, वो शिक्षक है। तो इस तरह से सब तरह की बात की गई। और आपको मालूम है कि हमने 15 में 20% की वृद्धि की और 17 में 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप वेतन में 17% की वृद्धि कर दी। और इसके बाद आपको मालूम ही है 20% से अधिक वृद्धि पंचायती राज संस्थानों, नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकाध्यक्षों को राज्य सरकार द्वारा दी गई है। तो इस तरह से जो भी और इसके उनको जो फायदा मिलेगा, और ये कोई अंतिम चीज नहीं है, ये चीज बढ़ता जाएगा और स्थिति अच्छी होगी। मैं तो शिक्षकों से यही कहूंगा, शिक्षिकाओं से, कि भाई आप ही पर सब कुछ निर्भर है। आप बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाइए, और बच्चे और बच्चियां का पढ़ना बहुत जरूरी है बिहार के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए। और हम लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों को किया है, तो हमारा तो एक ही अनुरोध शिक्षकों से है कि भाई सबको पढ़ाइए प्रेम से। और जब भी स्कूल खुले, अभी तो एक दूसरी स्थिति हुई है, और अब तो शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए जो बांका में हुआ, वहां से एक उन्नयन बांका स्कीम, उसको पूरे देश में लागू किया। वो 2 विषय ही करता था, हमने 5 पर करवा दिया। अब मुझे खुशी है कि अब सभी जगह कम से कम उन्नयन बिहार स्कीम के रूप में इस तरह से लोगों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। जो लड़के लड़कियों की संख्या स्कूल में कमती थी, अब इसी के चलते वो संख्या बढ़ने लगी थी। खैर अभी तो इन दिनों तो स्कूल नहीं चल रहा, अन्य प्रकार से लोगों के पढ़ने पढ़ाने का काम हो रहा है, टीवी के माध्यम से ये व्यवस्था की गई है। और आप लोगों ने एक अच्छा काम किया कि कम से कम ये कोई नहीं है, और यहां तक कि पुस्तक वगैरह सब चीज के बारे में आप उसको सब तरह का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ताकि किसी को कोई कठिनाई नहीं हो। और हम लोगों ने तो बिजली घर घर पहुंचा ही दिया, तभी सब तरह की कहां दिक्कत है। अगर ये करना भी चाहते, आप बिजली नहीं पहुंचाए रहते तो कुछ होता। तो ये सब काम जो हम लोगों ने किया है एक एक तरह से, तो उसके चलते शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत लाभ, और जितने भी हमारे अन्य शिक्षकों की जो और मांगे थी, और पुस्तकालय अध्यक्षों की भी ऐच्छिक स्थानांतरण के बारे में, प्रोन्नति का अवसर। अब जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में नीचे से कोई जाएंगे और उनकी पोस्टिंग होगी, सपोज करिए कि आते, तो लोगों को ये लगता है कि उनका पे स्केल तो ज्यादा है, लेकिन अगर ये नीचे पहले से पढ़ा रहे हैं तो उनको जो वेतन मिल रहा है, तो हम लोगों ने क्या गारंटी कर दी कि अगर ये दूसरे जगह भी अपर स्कूल में भी जाकर के ये नौकरी पाते हैं, तो जो इनको मिल रहा था नीचे, वो हर हालत में मेंटेन रहेगा, उससे भी कम उनको मौलिक मूल सैलरी वहां शुरू में मिलने वाला था। तो वो नहीं हो, इनको पूरा का पूरा जो पहले से मिला वो तो मिले ही, लेकिन जो उसका और जो वेतनमान का लाभ होगा वो तो आगे और लाभ उनको मिलता ही जाएगा। तो एक एक चीज जो लोगों के मन में इच्छा थी, हम लोगों ने लोगों का ये पूरा करने का प्रयास किया है। और हम इतना ही कहेंगे कि हम लोगों को एक एक नजरिया, एक एक दृष्टिकोण है। और जिस तरह से स्कूलों का भी निर्माण हम लोगों ने करवाया, पंचायती राज व्यवस्था स्कूलों का भी, और जिस तरह से काम कराया गया, कहां होता था पहले स्कूल का, आप दे देते थे बाहर के लोगों को मिल जाता था, टेंडर बनता था, नहीं बनता था। इस तरह से जो हम लोगों ने शिक्षा समिति को दिया ये जिम्मेवारी, और कितना बढ़िया से सब कुछ बना। पहले जाते थे, घूमते थे, पता चलता था कि किधर स्कूल है, और कितने स्कूलों का हम लोगों ने उसका बाउंड्री भी बनवा दिया था। तो अब कहीं भी जाते हैं तो पता चल जाता है कि किधर स्कूल है। तो बहुत सारे लोगों को तो वस्तु स्थिति को अवहेलना करने की इच्छा रहती। अब उसके चलते लोग चाहे जो कहे, लेकिन कितना उत्थान हो रहा है। और अभी उप मुख्यमंत्री जी ने बताया किस तरह से हम लोगों ने और इंस्टीट्यूशंस का किया, यूनिवर्सिटी का किया, कितना ज्यादा किया है, नए संस्थानों का। तो आज तो मुझे खुशी है कि ये तो हमारे जो 3304 पंचायतों में आप लोगों ने पढ़ाई के लिए जो सुविधा शुरू की है उसका कहा, इसके लिए आपको धन्यवाद है। लेकिन इतना सब कुछ का बहुत अच्छी चीज है। और इसके लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यकता अनुसार वर्ग कक्षों का निर्माण तो किया ही गया, बेंच डेस्क उपलब्ध जो हमारे अपर मुख्य सचिव ने किया, शौचालय पेयजल की व्यवस्था की गई,
और स्मार्ट क्लासरूम में विकसित करने के लिए टीवी और इन्वर्टर इत्यादि की खरीदारी की गई। अब आप सोच लीजिए, तो जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि उन्नयन स्कीम के अंतर्गत जो ये सब होगा तो सब तरह की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, लोगों को इसका लाभ मिलेगा हर तरह का। तो ये सब काम किया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि, और इसके बाद जो आप लोगों ने वचन दिया कि भाई 9वां से शुरू होगा, तो ये नहीं है कि 9वां के बाद आगे नहीं बढ़ेगा, 10वां 11वां 12वां, ये सब के लिए जो और भी जहां कहीं भी उसको बिल्डिंग की जरूरत है, जो कुछ भी जरूरत हो निरंतर करते जाना। तो अब तो हम शिक्षा विभाग को यह भी कहेंगे कि ये काम तो 9वां के लिए हो गया, अब बाकी जो काम बचा है, अभी तो स्कूल नहीं खुला है, उसके लिए तत्काल आगे के काम के लिए भी आप तत्काल उन सब जगहों का जो किए हुए हैं सर्वेक्षण, उसको देख करके अगले के लिए भी प्रस्ताव लाइए इसको, ताकि हम लोग स्वीकृत करें, ताकि ये काम तो हो ही रहा है ना, काम को तो रुकावट नहीं है, निर्माण का काम तो हो रहा है। स्कूल को बंद किया गया है, लेकिन आप लोगों ने दूसरे माध्यम से लोगों को पढ़ाने का इंतजाम किया, तो ये काम तो कर लीजिएगा जरूर। तो एक तो इसके लिए हुआ, और मुझे जो कुछ बातें आपको कहनी थी वो हम लोगों ने कह दिया है। और इसके अलावे जो कोरोना महामारी के दौर में जो दिक्कत हो रही थी, कुछ भी हो गया था, तो हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से शिक्षा से संबंधित योजनाओं की राशि का बच्चों को हस्तांतरण किया गया, चाहे बालिका पोशाक योजना हो, किशोर स्वास्थ्य छात्रवृत्ति हो, प्री मैट्रिक, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बाल पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, कन्या उत्थान योजना, मेधावृत्ति, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति आदि योजनाओं में बच्चियों को जो लाभुक थे उनको डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में 2,892 करोड़ 20 लाख रुपया वितरित किया गया। एक एक चीज किया गया। मध्याह्न भोजन के लिए भी हम लोगों ने वो प्रबंध करके भेजा, एक एक काम किया। और जो भी काम अब आप लोगों ने करने का निश्चय किया है, वीडियो एवं ई कंटेंट के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था जो आप कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है और इस काम को कीजिएगा, मैं इसके लिए बधाई देता हूं। तो ये काम तो हो ही रहा है, अब प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालय तक ये काम करने का, और उससे बहुत लाभ होने वाला है। और उसके बाद तो आप जानते हैं कि उसके आगे भी लोग पढ़े, हायर एजुकेशन को प्राप्त करें लोग, और हम लोगों का मात्र 13.9% और देश का एवरेज है 24%। तो हम लोगों ने क्या तय किया कि हमारे यहाँ भी हायर एजुकेशन में बच्चियों को पढ़ाया जाएगा, और उसके लिए हम लोगों ने जो उन लोगों के लिए स्कीम की शुरुआत की, 4 लाख करोड़ रुपया का उसको किस तरह का ऋण दे रहे हैं, बच्चियों के लिए 1% और लड़कों के लिए 4%। तो इस तरह से सब जो इंतजाम किया है हम लोगों ने, तो हर प्रकार से लोगों को सुविधा मिले, और वही 7 निश्चय के अंतर्गत तो ये सब काम तो किया ही जा रहा है। और हम लोगों का लक्ष्य है कि हायर एजुकेशन भी लोग पढ़ें, लेकिन वही बात नहीं है, सिर्फ हमको शिक्षा लोगों को इसकी ऋण देने की सुविधा सिर्फ नहीं की है, ये सहायता देने की सुविधा नहीं की है। और हम तो कितनी बार कहे हुए कि भाई इसका लाभ लो, पढ़ो, और बाद में जरूरत पड़ेगा तो चिंता मत करना, हम लोग ऋण की माफी तक कर देंगे, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत जो मिलेगा। तो ये सब चीज हम लोग कहे हुए, तो ये सब तो चल ही रहा, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस की स्थापना। और अब आज मुझे खुशी है कि मौलाना मजरूल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय, जिसका शिलान्यास हम लोगों ने किया था, तो उसी दिन हमने कहा था कि भाई इसका निर्माण कार्य आप तरह इस साल के 15 अगस्त को हमने किया था, लास्ट ईयर फरवरी 2019 में किया था, जो हमको स्मरण है। और उसी समय कहा था कि 15 अगस्त तक, तो खैर चलिए 15 अगस्त ही, आज अगस्त महीने में ही उसके कई हिस्सों का आज उद्घाटन का आप लोगों ने रख दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इसमें कई प्रकार की चीजों की सुविधा दी गई है जो आप यहाँ बताया गया है। और ये जो मौलाना मजरूल हक की क्या भूमिका है, बापू के मित्र रहे, और जब 1917 में आए वो 10 अप्रैल को पटना चंपारण जाने के लिए, तब भी इनसे फिर मुलाकात, और जो उनसे कितना जुड़े रहे, तो उनके नाम पर यह अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना
अब हमको नहीं पता है कि यहाँ कोई अरबी फारसी विश्वविद्यालय और कहीं है। यहाँ तो लोग बना तो दिए थे, घोषणा तो कर दिए थे, लेकिन जब हम लोग आए तो पता चला कि यहाँ काम पढ़ाई कुछ नहीं शुरू हुआ, न उसका ठीक ढंग से नोटिफिकेशन भी हुआ। तो ये सब काम तो हम लोगों ने किया ना, सब काम हम लोगों ने करना प्रारंभ किया। उनके लिए हम लोग तो चाह रहे थे कि अलग जगह जमीन का हम लोगों ने किया, एक्वायर करने की कोशिश की, वो भी हुआ, लेकिन कोई चला गया कोर्ट, अब वो रुक गया, तो फिर हमको चिंता होने लगी कि वह इसको क्या करें। तब हमने सोचा कि ये जो हम लोगों ने बनाया है, अन्य सारे आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ये सब जो किया है, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बनाया है, कई और चीजों की स्थापना की गई है, तो हम वहीं पर दें तो लोगों को बहुत अच्छा लगा और उसी का शिलान्यास हुआ। अब आगे काम बढ़ गया, अब कितना तेजी से काम बढ़ गया है, और मुझे खुशी है कि यहीं पर छात्र छात्राओं के आवासन हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अतिरिक्त मदद की गई, उसका भी निर्माण हो गया है। तो ये सब काम जो किया गया है, इसके लिए मैं शिक्षा विभाग को बधाई देता हूं। और यहाँ पर और भी इस मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय में सुविधा दी जा रही है इनके लिए, जो हमारे एक जो सुविधा, एक पूरा का पूरा एक मदरसा बोर्ड को भी वहां पर दिया गया। मुझे नहीं मालूम है मदरसा बोर्ड वाला प्रारंभ हो गया है या नहीं हो गया है, हमको तो लगता है उसको भी जरूर, जब एक बार बिल्डिंग का उद्घाटन हो गया तो मान करके चलिए। और यहाँ पर तो बैठे ही हुए हैं हमारे मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उसका भी, अब उसको भी मदरसा शिक्षा के लिए भी तो हम लोगों ने सब तरह की सुविधा दी है। पूर्णिया में जाकर के क्या क्या नहीं कहा, सब तरह से मदरसा के शिक्षकों के लिए भी हम लोगों ने सब सुविधा दे दी, सब तरह की व्यवस्था की है। अब यहाँ पर आपके कार्यालय का भी इंतजाम हो गया हो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा अन्य चीजों का हो रहा है। जो हमारे मौलाना मजरूल हक विश्वविद्यालय के यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मोहम्मद खालिद मिर्जा साहब जो कुलपति हैं, मैं तो यही कहूंगा कि भाई अब ये काम हो रहा है, इस काम को और आगे मुझको आप पर पूरा भरोसा है, इसको और तेजी से काम करवाइए। आज ये सब हो रहा है, प्रशासनिक भवन, परीक्षा भवन, 4 दीवारी भवन, इसमें कई चीजों का काम जारी है, बहुत चीजें पूरी हो गई है, तो आज इसका शुरुआत हो रहा है। और मदरसा शिक्षा बोर्ड को जो स्थान दिया गया है, वहां पर मदरसा शिक्षा बोर्ड अपना काम शुरू कर दे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, अब आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, अब वाइस चांसलर साहब यहाँ बैठे हुए, ये डॉक्टर साहब से मेरा आज का नहीं संबंध है, पीएमसीएच के डॉक्टर, इनसे हमारा पुराना संबंध है। हम जो गए थे पिछला बार तक, कितना बात हम आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पर कर दी। अरे विश्वविद्यालय का काम शुरू करने के लिए कुछ काम इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज को दिया गया, लेकिन वही काम नहीं है, वो प्रारंभिक काम है। असली काम है ज्ञान विश्वविद्यालय, और नामकरण क्या, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। भूलिएगा मत कभी नामकरण। आर्यभट्ट क्या थे, वही तो ज्ञान के प्रतीक हैं। 1500 साल पहले यही उन्होंने काम किया, शून्य का आविष्कार किया, मैथमेटिक्स पर जो काम किया, एस्ट्रोनॉमी पर जो काम हुआ, जो पृथ्वी का सब कुछ है, व्यास है, सब कुछ है, उसके बारे में 3 स्थल से उन्होंने जो अध्ययन किया, और जो पूरे दुनिया को इस सब चीजों का ज्ञान हुआ, तो मौलिक रूप से यहां काम करने वाले आर्यभट्ट साहब, उनके नाम पर यह ज्ञान विश्वविद्यालय। तो भाई जो हम लोगों का है कि ज्ञान का मतलब तो जो कुछ भी आपको मालूम है, और एक चीज जो हमने कहा वहां पर तो खैर आप लोगों ने शुरू कर दिया, वो काम तो चल रहा है, लेकिन उसके अलावा जो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का नवनिर्मित G+4 भवन का उद्घाटन हो रहा है। यहां पर सेंटर ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज, अब वो सेंटर जो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसके अलावे नदियों के बारे में जो हम लोगों ने जानकारी, जल के बारे में जो हमारे हरिवंश बाबू हैं, उन्होंने ही इसके लिए मदद किया है। इसमें आप लोगों ने नाम नहीं लिखा है सबका,
कि जिनका जिनका हो रहा है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में 4 जो रिवर स्टडीज, हाँ रिवर स्टडीज, तो वही तो हरिवंश बाबू ने उसके लिए अपने सांसद MP लैड से उसमें मदद किया है। मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं। और बताया गया कि वो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, वो रांची में हैं या दिल्ली में हैं, वो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से। तो ये खुशी की बात है। तो 4 सेंटर इस भवन का बन गया है। और इसके अलावा भूलिएगा मत, वाइस चांसलर साहब, हाथ जोड़ करके हम कहेंगे कि जो बाकी 3 के बारे में और कहें तो उसका काम वाम अभी कुछ नहीं शुरू और कर रहा है। भाई एस्ट्रोनॉमी, आर्यभट्ट नाम है ज्ञान विश्वविद्यालय का, तो एस्ट्रोनॉमी का नहीं होगा सेंटर। और हम तो उस दिन जहां पर कार्यक्रम चल रहा था बता दिए थे कि जहां पर ये फंक्शन हो रहा है यहां पर ही स्पेस है। तो इन सब चीजों के लिए और 3 चीजों के लिए जो कहा है उन सब के लिए भी हम समझते हैं कि ज्यादा जल्दी से जल्दी सेंटर का अपना करिए। अगर सचमुच हो ज्ञान विश्वविद्यालय है भाई, मैं कितनी बार कहूं, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, ये अलग किस्म से यूनिवर्सिटी बनाया गया है। ये कॉमन यूनिवर्सिटी नहीं है। अन्य जो यूनिवर्सिटीज हैं उस तरह का ये कॉमन यूनिवर्सिटी नहीं है, एक अलग यूनिवर्सिटी है ज्ञान विश्वविद्यालय। इसलिए इसको जरा सा जो हम लोगों का विचार था, जो सोच था, जिसके चलते इसकी स्थापना की, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने इसकी स्थापना कर दी और जो हम लोगों का सोच था वो बिखर जाए। नैनो टेक्नोलॉजी वाला तो काम शुरू किया था, वो तो एक अच्छा था, कितना बढ़िया काम, हमने जाकर के देखा कितना अच्छा वो काम लोग कर रहे हैं। उस काम में उनको प्रोत्साहित कीजिए। और दूसरी बात है 4 सेंटर, डायरेक्टर का भी अपॉइंटमेंट हो गया, तो इन 4 सेंटर्स पर काम हो। और बाकी 3 के लिए जो मैंने सुझाव दिया है उसके लिए आगे काम होना चाहिए। तभी हमको आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय बताइए। जब भी मन में कभी याद आता है तो ये सब चीजें मेरे मन में घूमने लगता है कि भाई सब आप लोग विद्वान लोग हैं भाई, आप लोगों को जिम्मेवारी दी गई है, कुछ तो कीजिएगा। कानून बना देते हैं हम लोग, एक्शन बना देते हैं, कैसे क्या नॉमिनेशन होगा, क्या चयन होगा, तो आप ये सब काम कर दिया। और जो हमने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का जो कंसेप्ट था उसको यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोग उसको भूल जाएं। ये तो हम पिछली बार भी गए थे, इन चारों का शिलान्यास का कार्यक्रम, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन हुआ था, कितना सुंदर बिल्डिंग बना। और सुंदर बिल्डिंग का डिजाइन तो उस समय जो हमको प्रो वीसी कानून में अमेंडमेंट करके प्रो वीसी का अपॉइंटमेंट जो किया था हम लोगों ने, उदयकांत मिश्रा जी, जो हम कुछ दिन नहीं थे तो उस बेचारे कुछ इतना काम कर रहे थे और उस बीच में कई तरह की बात लोग करने लगे। हम कुछ दिन के लिए तो छोड़ दिए थे काम, और वो आदमी को लाख कहने पर भी छोड़ दिए। तो विश्वविद्यालय का जो बिल्डिंग का डिजाइन बनाया, किसने बनाया? तो इतना सुंदर तो सब कुछ बनवा दिए भाई। तो इसलिए जरा सा मेरी बात को गौर करके सुनिए और ध्यान दीजिए। हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। अब प्रो वीसी को यहीं से भेजा गया, प्रो वीसी को यहीं से भेजा गया। तो असल चीज जो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का जो कंसेप्ट है, जो सपना है, उसको साकार करने की कोशिश करिएगा। और हम ये बात आज भी कह रहे, इसके पहले उद्घाटन के दिन भी कहे, इसलिए उस दिन तो और हमने विस्तार से कहा। आज हम आपको संक्षेप में ही याद करा रहे हैं, इसको देखिएगा। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में भी और लड़कियों के लिए छात्रावासों का हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। और आज चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान हम काहे हर बार बोलेंगे, चंद्रगुप्त नामकरण काहे किया? तो आपको सब लोगों को मालूम है कि चंद्रगुप्त का नामांकन हम लोगों ने क्या किया। तो चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बनाया, चाणक्य के चलते ही चंद्रगुप्त सम्राट बने। लेकिन ये सम्राट ऐसे रहे कि कभी चाणक्य को कोई तकलीफ नहीं हुई, मामूली बात नहीं है। इसलिए उनका जो शासन करने का तो था ही, और चाणक्य का गाइडलाइन जो था ही, लेकिन उसके साथ साथ जो उनमें काम करने का जो तौर तरीका, मैनेजमेंट था, इसलिए हमने कहा चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब तो राष्ट्रीय जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो भी आ गया है गया में।
लेकिन जरा चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान है भाई, इसको भी कोशिश करिए, नामकरण याद रखिएगा, चंद्रगुप्त तो उनके नाम पर रखे हुए हैं, तो जरा इस सब बात का ध्यान रहे, स्टैंडर्ड हो। और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी है भाई, और कोई चीज जरूरत हो, अपर मुख्य सचिव बैठे हुए, अब अपर मुख्य सचिव तो कुछ ही दिन के बाद इनका सेवा समाप्त होने वाला है अगस्त तक में। अब तक आप लोगों ने काम किया भाई, अपर मुख्य सचिव मैं विशेष तौर पर आपको बधाई देता हूं कि कम से कम आपने जो हम लोगों का सपना था वो उस काम को पूरा करने के लिए आप लोगों ने बहुत कोशिश की है। इसलिए अब हम कितना ज्यादा आप सब लोगों को बोले, हर तरह की बात हो रही है और हर तरह की सुविधा राज्य सरकार की तरफ से हम लोग करने का प्रयास करते हैं। और आप जानते ही हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो शुरू से वित्त का सारा अपना जिम्मेवारी संभालते हैं, क्या हुआ भाई 2005 में जो आए थे हम लोग, तो कुल बजट शिक्षा का कितना था, 4,366 करोड़। और अब क्या है शिक्षा का बजट 35,191 करोड़ रुपया। और जो बिहार सरकार का बजट है, पूरा जो बजट है उसका लगभग 20% इस राज्य में हम लोग शिक्षा पर खर्च करते हैं। अब बिहार के बारे में तो वो आदत है, सही बात ठीक ढंग से कभी कोई रखता नहीं है, कभी कोई सोचता है, कहीं सुने हैं, ये कहीं चलता है कि बिहार जैसा जो गरीब राज्य है, इतनी बड़ी आबादी का है, इतना बड़ा प्रजनन दर है, और उसको किस तरह से हम लोग काम करने की कोशिश किए शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। तो इतना सब काम किया है, लोगों को तो बहुत सारी चीजों का नहीं आज, और कुछ लोग कुछ दूसरे तरह की चीजों को प्रचारित करते रहते हैं। खैर, जिसको प्रचारित करने में आनंद आता है प्रचारित करिए, हमें कोई एतराज नहीं है। हम लोग तो काम करने वाले, सेवा करने वाले, हम तो हर रोज कहते हैं सेवा ही हमारा धर्म है। लोगों ने मौका दिया है, जनता मालिक है, जनता ने मौका दिया हम सब लोगों को काम करने का आज तक, तो हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की सेवा करें। और वही सेवा करते हैं, हर क्षेत्र में सेवा करते हैं, तरक्की हो, आगे बढ़े, नई पीढ़ी का कल्याण है। और हम शिक्षा विभाग से एक ही बात कहेंगे, इन्होंने अभी जो चीज दिखाया, एक छोटा सा दृश्य, एक लड़की गई साइकिल से और दूसरी लड़की उदास बैठी थी, और उसको ये पता नहीं था कि उसके पंचायत में भी अब पढ़ाई शुरू हो जाएगी, हाई स्कूल और इंटर स्कूल की 12वीं कक्षा तक की। तो ये उस बच्ची को मालूम नहीं था। जो दृश्य दिखाए हैं आप, कृपा करके हम यही कहेंगे। और शिक्षा विभाग के द्वारा तो बहुत सारा काम हम लोग करवाते हैं, कितनी मानव श्रृंखला होती है शिक्षा के माध्यम से। हम लोगों ने जो बापू आए थे यहां पर चंपारण सत्याग्रह, उसका भी 100 साल, उसमें भी बहुत सारा काम दिया। और अब तो शिक्षा में आप जानते हैं, बापू के बारे में सबको जानकारी देने के लिए हम लोगों ने 3 से 8वें तक के बच्चे बच्चियों के लिए एक किताब और उसके आगे के लिए दूसरी किताब, उसके आधार पर बापू के बारे में लोग जानते हैं। पहले लोग पढ़ा देते थे, अब टीचरों को ट्रेन किया गया कि भाई हर रोज बच्चों को बताइए, और जो बापू के बारे में जो बातें हैं उसको जानेंगे। उनका जीवन ही संदेश है। अगर जो हमारे बच्चे 10% बच्चे भी और बच्चियां भी अगर बापू के विचारों से प्रभावित हो गई और बापू के जीवन को समझ गई, तो ये देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा। तो हम लोग तो ये सब काम कर रहे हैं। तो ये सब काम तो आप लोगों ने किया है, इसके लिए धन्यवाद है। और हम तो अब यही चाहेंगे कि बाकी जो कुछ भी बचा कुचा काम है, जो भी चीज है जिसके बारे में हमने चर्चा कर दी है, उस पर तेजी से काम करिए। और सारे जगहों पर, और जो यूनिवर्सिटी के भी हमारे जो अपॉइंटमेंट होने वाले हैं, उनके लोगों को भी जो मन में दिक्कत थी, हमने 15 अगस्त को ऐलान कर दिया, उसके दिशा में काम आगे बढ़ गया है कि भाई जो पहले का उनका पीएचडी का है उसको भी मान्यता रहेगी। और जो कुछ लोगों के बारे में, टीचर्स के बारे में जो कह दिया था कि ये जो होगा जो वहां का है एमफिल का, तो बिहार में कोई पढ़ाई तो हुआ ही नहीं था डिग्री, तो इसमें बिहार में क्यों एमफिल रहेगा। तो इन दोनों चीजों के बारे में, वो शायद तो जेएनयू में होता था ना, वहीं से शुरू हुआ था,
एमफिल का, तो ये बिहार में तो एमफिल का कुछ नहीं था, तो उसको क्यों होगा? अब जो कुछ भी हुआ तो उन चीजों के बारे में, और पहले के जो पीएचडी हैं उनको भी पूरी मान्यता मिले, इसके लिए हम लोगों ने जो भी यहां से प्रावधान किया है, और वो अंतिम चरण में है, वो महामहिम के यहाँ गया हुआ है, और उसके बाद उसका जो एक प्रोसेस है वो हो रहा है। तो इसलिए सबको सुविधा, तो जो हमारे जो कॉलेजेस हैं वो भी ठीक ढंग से निश्चित रूप से वहां पर आगे पढ़ाई हो, हमारे लोग जो है उच्च शिक्षा को भी प्राप्त करें। और एक बात जान लीजिए, हम लोगों का लक्ष्य है 13.9% जो हमने पहले कहा, और देश का औसत है 24%, और हम लोगों का लक्ष्य क्या है कि हम लोग 30% कम से कम शेयर पर जाए, कि 30% लोग प्राप्त करेंगे हायर एजुकेशन को। तो इसके लिए भी सब काम कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से मैं पुनः दोहरा कर एक बात कहूंगा, पहले की जो स्थिति थी और धीरे धीरे जो आपने अलग अलग 5-5 साल में स्थिति में बदलाव किया, और आज जो आज स्थिति आई है, अब आप सोच लीजिए, इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई तो लड़की की संख्या लड़कों से भी ज्यादा, ये कितनी खुशी की बात होगी। अब लड़का लड़की बराबर हो जाए तो क्या स्थिति होने वाली है अपने राज्य की। इन सब एक से एक चीजों के बारे में किसी को ढंग से मालूम नहीं है। नई पीढ़ी के लोगों को इन सब चीजों की जानकारी दीजिए। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि भाई ये काम आप कीजिए, आगे भी आपसे काम लेंगे अपर मुख्य सचिव जी, तो इसमें भी पूरा का पूरा सहयोग आप करते रहिएगा। तो मेरे हिसाब से ये पूरे तौर पर जो शिक्षा के क्षेत्र में, और हमारे जितने और अन्य अधिकारी और शिक्षा के जो विशेषज्ञ हम लोगों के काम के साथ जुड़े हुए, मैं सबको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। उनको जो जो काम हम लोगों ने दिया, क्या क्या काम किया। हमने तो एक चीज की चर्चा कर दी 1917 में, जो 100 साल पूरा हुआ बापू के चंपारण आने का, चंपारण सत्याग्रह का। लेकिन उसके बाद भी जो सब काम किए, चाहे हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया तो उसके लिए जो हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई, फिर जो हम लोगों ने लागू किया बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ, तो उसके लिए जो किया, तो उस सब में जो आपका सहयोग, और इस बार जो जलवायु परिवर्तन अभियान जो मिशन मोड में लागू करके अभियान जो शुरू किया, और इस बार जो 19 जनवरी को जो मानव श्रृंखला बनी, सबका रिकॉर्ड तोड़ करके 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा संख्या लोगों की, 18,000 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी, इसमें शिक्षा विभाग ने अग्रणी भूमिका निभाई। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। तो भाई शिक्षा का मतलब क्या है आप समझ लीजिए, सिर्फ पढ़ना नहीं, सचमुच कौन सा सोना, ज्ञानी होना, तो इन सब चीजों का लक्ष्य है। तो इसके लिए भी मैं शिक्षा विभाग को धन्यवाद देता हूं। और आज आप लोगों ने जो कुछ भी काम का आज उद्घाटन करवाया है विभिन्न जगहों पर, उसके लिए भी हम बधाई देते हैं। और थोड़ा बहुत सभी इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने कह दिया। अब जरा मेरी बात पर प्रेम पूर्वक ध्यान रखिएगा, ऐसा मत समझिएगा आर्यभट्ट के वाइस चांसलर साहब और दूसरे लोग कि मैं कोई आपको अन्य तरह से कुछ कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ बार बार ये कहूंगा, मेरे सामने आइएगा तब भी मैं कहूंगा, क्योंकि जो मकसद है आर्यभट्ट भूलिएगा मत, और ज्ञान विश्वविद्यालय, ये सब तो हो। और अन्य जगहों पर जो कुछ भी हम लोगों ने स्थापना की है, उन सबों के लिए, अन्य यूनिवर्सिटीज के लिए, अन्य इंस्टीट्यूशंस के लिए जो भी करना होता है, उस सब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वो तो हम लोग करना चाहेंगे, और जो भी अब तक अवसर मिला है, हम लोगों ने अपनी क्षमता भर सेवा करने की कोशिश की है। और शिक्षा विभाग ने शिक्षा के क्षेत्र को उन्नत करने के लिए जो काम किया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो जो हमने बता दिया है, तीसरी बार हम कहेंगे कि जरा इसकी जानकारी पूरे तौर पर नई पीढ़ी के लोगों को दीजिए कि कहां से कहां गए। हमारे उप मुख्यमंत्री जी एक बात बता रहे थे, लेकिन अभी भी जहां शिक्षा के बारे में कोई ध्यान नहीं था, अगर हम इसको कह दें ध्यान की जगह हम सेंस शब्द का प्रयोग कर देते, तो लोग तरह तरह की बात मेरे खिलाफ करते। लेकिन हम नहीं कहते कि सेंस नहीं है, हम कह रहे ध्यान नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जितना हम लोगों ने ध्यान दिया है,
और उसके हिसाब से जो आज बिहार में शिक्षा की प्रगति हुई, इन सब चीजों के बारे में पूरी जानकारी आम लोगों को मिलनी चाहिए। यह कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये काम है और ये सेवा है। इसकी जानकारी सबको मिलनी चाहिए। तो इतना ही कहते हुए आप सबको मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और जितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सबको मैं बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।